वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 22 वीडियो है और सिंटेक्स चैप्टर का ये लास्ट वीडियो भी है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंजक्शन के कुछ ऐसे रूल्स जिनको यूज करके सिंटेक्स एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि कंजक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है और उनके अर्थ, उनकी मीनिंग क्या होती है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे उसके रूल के तहत कुछ मेन कंजक्शन का यूजेस, यानी किस तरह से और कहां पर यूज किया जाता है कि सिंटेक्स एरर ना हो। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है, बस आप इतना जान लीजिए। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा आज की इस वीडियो में, लेकिन जाते जाते आप ये कमेंट भी करते जाइएगा कि इसके बाद आप कौन से चैप्टर की वीडियो चाहते हैं। वैसे तो वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश स्पोकन का, लेकिन चैप्टर वाइज और आप कौन से चैप्टर की वीडियो चाहते हैं जिसपे मैं सीरीज वाइज वीडियो अपलोड करूं। फिलहाल हम बात करते हैं कंजक्शन की, कंजक्शन के रूल की। तो उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अब मेरे इतना कहते ही कुछ लोग ये करेंगे कि इस वीडियो को कट करेंगे, एग्जिट करके चले जाएंगे और उसको स्क्रॉल करेंगे यूट्यूब को, कहीं कोई भोजपुरी गाना आ रहा होगा, कोई कॉमेडी वीडियो आ रहा होगा, कोई फालतू का न्यूज आ रहा होगा, कोई फालतू में वायरल हो रहा होगा, तो उसकी वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक बात बताइए, ऐसी वीडियो देखने से आपको क्या मिलता है? थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट आपको मिलता है, लेकिन क्या थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट आपका भविष्य बना सकता है? अगर आप कंजक्शन सीख लेंगे, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स सीख लेंगे, तो हो सकता है आपका फ्यूचर बन जाए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में काम आने वाली चीजें हैं। इन चीजों को सीख कर आप अपना जो इंग्लिश का स्किल्स है उसको डेवलप कर सकते हैं। और इंग्लिश का स्किल डेवलप होने के बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग डेवलप होने के बाद आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं, आप एक गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन कॉमेडी वीडियो देखने से या फालतू की वायरल हो रही वीडियो देखने से आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलता है? तो फिर क्यों आप अपना फालतू ऐसे फ्यूचर बर्बाद करते हो? वीडियो को कट करके आप चले जाते हो, सोचते हो क्या आप फालतू में पता नहीं क्या हमेशा पढ़ाते रहते हैं। चलिए ठीक है, आप मेरी वीडियो मत देखिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखिए ताकि मेरी वीडियो पर व्यूज आएँ। हालांकि व्यूज़ का लालच तो सभी को होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनकी वीडियो आप देखते हो, क्या उनके साथ आप ऐसा नहीं करते हो? कोई भी एजुकेशनल वीडियो अगर आप देखते हो, क्या आपने अपनी लाइफ में कितनी एजुकेशनल वीडियो है जो पूरा आपने कंप्लीट देखा है? बताइए, कमेंट करके बताइए। ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो है भी जिसको आपने पूरा कंप्लीट देखा हो? बीच में कट करके आप निकल लेते हो। और कोई कॉमेडी वीडियो होगा, कोई मूवी होगा, कोई सीरियल का वीडियो होगा तो आप पूरा देखोगे। हालांकि उससे आपके फ्यूचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बर्बादी की सिवा और कुछ हो नहीं सकता। बर्बादी का मतलब क्या हुआ? टाइम वेस्ट हुआ। उस टाइम में आप कुछ सीख सकते थे, कुछ हासिल कर सकते थे, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने वो टाइम तो यूं ही वेस्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कोई भी एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, अभी आप स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने स्कूल लाइफ में हो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप ग्रहण कर लेंगे, उतना ही आपका फ्यूचर ब्राइट होने की संभावना है, उतना ही ज़्यादा आपका भविष्य चमकने की संभावना है। याद रखिए, अगर आज आप मेहनत कर लेंगे तो आगे चलकर आप आराम कर सकते हैं, आगे चलकर आप मस्त एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आज का ये जो समय है, इस टाइम में अगर आप एंटरटेनमेंट लेते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी पैसे की कमी, कभी घर का लफड़ा, घर के बाहर का लफड़ा, तमाम समस्याएं आएंगी। अगर आपका जो बेस है वो मजबूत नहीं होगा, अगर आपके पास एक जॉब नहीं होगी, किसी भी तरह की जॉब नहीं होगी, या फिर कोई ना कोई अर्निंग का जरिया अगर आपके पास नहीं होगा, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही मुश्किलों से घिरा होगा। और अर्निंग का स्रोत, अर्निंग का बेस तभी बन सकता है जब आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई भी टैलेंट हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि इंग्लिश सीखना एक टैलेंट, आप कोई टैलेंट सीख लीजिए,
कोई भी टैलेंट आप सीख लीजिए, कोई भी हुनर सीख लीजिए जिसकी बदौलत आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं अर्निंग तो डेफिनेटली मतलब उस टैलेंट के बदौलत अगर आप अर्निंग कर सकते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस वीडियो पर अगर आप आए हैं, आपने क्लिक किया है, तो मैं ये मान सकता हूं कि इंग्लिश सीखने के आप इंटरेस्टेड थे, लेकिन थोड़ी देर आपने वीडियो देखी, उसके बाद कुछ और दिमाग में आया, कहीं और इमोशन किसी और बात पर, किसी और चीज़ पर जाकर रुका और आपने ये वीडियो कट करके किसी दूसरी वीडियो पर चले गए। तो उम्मीद है मैं क्या कहना चाहता हूँ आप बात को बखूबी समझ गए होंगे। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एंड और बट की। तो देखिए एंड और बट ये दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को जोड़ते हैं। फिलहाल आज का टॉपिक देखते हैं, बात कर लेते हैं कुछ इस टॉपिक पर। देखिए एंड और बट ये जो दोनों कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ओके, यानी दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। लेकिन एंड और बट में एक डिफरेंस है। एंड एक ही प्रकार के दो शब्दों या एक ही प्रकार के दो क्लॉजेस को जोड़ता है, लेकिन जो बट है वो उनमें विरोधाभास, उनमें कंट्रास्ट पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, योर ब्रदर केम हियर एंड मेट मी। आपका भाई यहां आया एंड मेट मी, तो आपका भाई यहां आया और मुझसे मिला। केम हियर एंड मेट मी, यहां आया और मुझसे मिला। ठीक है, तो योर ब्रदर केम हियर ये एक तरह का सेंटेंस था, यानी एक तरह का कोऑर्डिनेट क्लॉज है। एंड मेट मी ये भी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया कौन? एंड। तो ये एक ही तरह के कोऑर्डिनेट क्लॉज थे या फिर एक ही तरह के सेंटेंस थे, सिंपल सेंटेंस थे कह सकते हैं हम। ठीक है, तो एंड से जोड़ दिया इनको। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है ये आप देखिए, योर ब्रदर केम हियर, आपका भाई यहां आया बट डिड नॉट मेट मी, लेकिन मुझसे नहीं मिला, लेकिन मुझसे नहीं मिला। ये दोनों ही कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, लेकिन बट की वजह से ये दोनों अलग अलग विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। मतलब आया तो लेकिन मुझसे मिला नहीं, तो मतलब आया लेकिन मिला नहीं, तो इन दोनों सेंटेंस में क्या हो गया? विरोधाभास, कंट्रास्ट पैदा हो गया। यानी आया था तो मुझसे मिलना था, आया और मुझसे मिला तो एक ही तरह के सेंटेंस हो गए, लेकिन आया लेकिन मिला नहीं तो अलग तरह के सेंटेंस हो गए, मतलब एक दूसरे के विरोधी हो गए, एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। ओके, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। एंड एक ही प्रकार के दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ता है, लेकिन बट उनमें कंट्रास्ट, उनमें विरोध पैदा करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बोथ की। बोथ का मतलब होता है दोनों। तो बोथ वर्ड के साथ एज वेल एज का यूज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोथ वर्ड के साथ एंड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, बोथ रजनी एज वेल एज हर ब्रदर वेंट देयर, दोनों रजनी साथ ही साथ उसका भाई वेंट देयर वहां पर गए, रजनी और साथ ही साथ उसके भाई वहां गए। तो ये बिल्कुल गलत है। बोथ के साथ एज वेल एज के बजाय एंड लिखना चाहिए था, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट हम कर सकते हैं इस तरीके से, बोथ रजनी एंड हर ब्रदर वेंट देयर, यानी दोनों रजनी और उसका भाई वहां गए, रजनी और उसके भाई दोनों वहां गए। इसके बाद देखिए एंड और एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है अथवा। तो एंड का मतलब होता है दो शब्दों को या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ देता है, एक ही तरह के दो क्लॉजेस को जोड़ देता है। लेकिन और जो है उन दोनों में विकल्प बताता है, उन दोनों में ऑप्शन बताता है, उन दोनों शब्दों में या फिर उन दोनों क्लॉजेस में ऑप्शन बताता है, विकल्प बताता है। और इसका मतलब होता है नहीं तो, या तो अथवा या तो नहीं तो, दोनों सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। कैसे? चलिए देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है, आई वॉन्ट ए बॉल और ए बैट, मतलब मैं चाहता हूं ए बॉल, एक बॉल, और ए बैट या एक बैट, मैं चाहता हूं एक बॉल या एक बैट। ठीक है, तो मुझे या तो बॉल चाहिए या तो बैट चाहिए, इन दोनों में ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक मुझे चाहिए। लेकिन अगर यहां पर एंड होता तो क्या होता? मैं चाहता हूं एक बॉल
और एक बैट, मैं चाहता हूं एक बॉल और एक बैट, ठीक है, तो दोनों चाहता हूं। अगर एंड होता तो मतलब दोनों चाहता हूं, ऑप्शन नहीं है, दोनों ही चाहिए, लेकिन और है तो दोनों में से ऑप्शन है, कोई एक चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, डू यू वांट टू लिव इन मुंबई, क्या आप चाहते हैं लिव रहना, इन मुंबई मुंबई में, और इन चेन्नई या चेन्नई में, क्या आप मुंबई या चेन्नई में रहना चाहते हैं? तो देखिए ऑप्शन है, या तो मुंबई में रहना चाहते हैं या तो चेन्नई में रहना चाहते हैं, दोनों में कहाँ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए और का यूज किया गया है, दोनों में ऑप्शन चुनने की गुंजाइश है। और थर्ड जो सेंटेंस है, मेक हेस्ट, जल्दी करो, मेक हेस्ट जल्दी करो, और यू विल बी लेट, नहीं तो यहां पर जो और लिखा हुआ है इसका मतलब होगा नहीं तो, और यू विल बी लेट, नहीं तो आप लेट हो जाओगे, जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो रूल है उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन कंजक्शन को एक साथ ही यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आइदर को अलग यूज कर लिया और को अलग दूसरे सेंटेंस में, या फिर नाइदर को दूसरे सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, नॉर को दूसरे सेंटेंस, नहीं, इनका एक साथ ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, नेहरू वॉज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन, यहां पर ए होना चाहिए था, नेहरू वॉज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन, नेहरू ना केवल, नॉट ओनली का मतलब ना केवल एक राजनीतिज्ञ थे, बट ऑल्सो ए राइटर, बट ऑल्सो ए राइटर, नॉट ओनली ए पॉलिटिशियंस बट ऑल्सो ए राइटर, बल्कि एक लेखक थे, एक लेखक भी थे, बट ऑल्सो, ओके, बल्कि एक लेखक भी थे। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, नाइदर द टीचर, यानी ना तो टीचर, नॉर द स्टूडेंट्स, और ना ही स्टूडेंट्स यानी ना ही विद्यार्थी, वर प्रेजेंट उपस्थित थे, ओके। तो एक ही सेंटेंस में दोनों का यूज किया गया है, नाइदर नॉर, ना तो टीचर ना ही द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट उपस्थित थे, यानी ना तो टीचर और ना ही विद्यार्थी उपस्थित थे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आइदर यू, या तो तुम, आइदर यू या तो तुम, और योर ब्रदर या तो तुम्हारा भाई, मस्ट गो देयर, अवश्य वहां जाएं, ठीक है, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई अवश्य वहां जाए, या फिर अवश्य वहां जाना चाहिए, या तो तुम्हें या तो तुम्हारे भाई को अवश्य वहां जाना चाहिए, ओके। अगला जो रूल है, दो के साथ येट का यूज होगा, कहीं कहीं किसी सेंटेंस में दो के साथ बट का यूज कर लिया जाता है तो वो इनकरेक्ट होता है। बोलचाल की भाषा में तो चलिए बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ग्रामर की सेंस में ये इनकरेक्ट होता है, ओके। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, दो ही वॉज पुअर, यद्यपि वह गरीब था, बट ही वॉज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार था। तो अगर दो आया है स्टार्टिंग में तो उसके साथ बट का यूज नहीं होगा, दो के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा येट का यूज होता है, दो के साथ हमेशा येट का यूज होता है, येट का मतलब होता है फिर भी, ओके। तो ये हो जाएगा, दो यद्यपि ही वॉज पुअर, दो ही वॉज पुअर, यद्यपि वह गरीब था, येट फिर भी ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार था, ओके। तो ये क्या हो गया, दो के साथ हमेशा ध्यान रखना है येट का यूज होगा। उसके बाद ध्यान रखिए, सच या सेम, ओके, सच ए या सेम ए, इसका इस तरीके से यूज होता है, और उसके बाद एज का यूज होता है। हो सकता है इसके अलावा एज की जगह पर कोई और वर्ड दिया हो, जैसे विच या व्हाट, इस तरीके का कोई क्वेश्चन वर्ड वाला कंजक्शन दिया गया हो या रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया हो, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि सच या फिर सेम के बाद ए आता है, वो तो आपको पता है, और उसके साथ एज का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, आई हैव सच ए बुक, मेरे पास एक ऐसी बुक है, विच जिसे यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर, जिसे तुम कहीं और नहीं पा सकते। तो एक बात बताइए, जो बुक उसके पास है वो कहीं और कैसे पा सकता है? यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये होना चाहिए था, मेरे पास एक ऐसी बुक है जैसा तुम कहीं और नहीं पा सकते। तो विच का जो मतलब है जो कि, उसकी जगह पर हम यूज करेंगे एज, यानी जैसा कि, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आई हैव सच ए बुक, मेरे पास एक ऐसी बुक है, एज जैसा कि, यू कैन नॉट
फाइंड, जैसा कि तुम नहीं पा सकते, एल्सवेयर, कहीं और, जैसा कि तुम कहीं और नहीं पा सकते। तो ध्यान रखिएगा, सच ए या फिर सेम ए, इनमें से अगर कोई वर्ड आता है एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम करे, तो उस कंडीशन में उसके साथ विच का यूज या व्हाट किसी का यूज नहीं होगा, सिर्फ एज का यूज होगा। ओके। और नेक्स्ट जो रूल है आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड से पहले दैट नहीं आएगा। यानी क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई, हाउ, ये सब जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। तो उसका मतलब की, कहाँ की, कौन की, कैसे की, कब की, ये सब हो जाता है। तो की के लिए दैट लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि वाई ही वॉज लेट, कि वह लेट क्यों था, इसका मतलब यही है। और अगला रूल देखिए, दो कंजक्शन मैंने यहां पर लिया है, अनलेस और अनटिल, दोनों का मतलब होता है जब तक या फिर जब तक कि नहीं, क्योंकि ये दोनों निगेटिव कंजक्शन है, यानी कि निगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनका अर्थ तो ऐसे जब तक होता है, लेकिन नहीं भी इनमें छुपा होता है। ठीक है, तो जब तक कि नहीं, दोनों का मतलब यही होता है। ओके। लेकिन अनलेस का यूज कहाँ किया जाएगा, अनटिल का यूज कहाँ किया जाएगा? अनलेस का यूज किया जाएगा जब शर्त की बात हो रही हो, कंडीशन की बात हो रही हो। ठीक है। और अनटिल का यूज तब किया जाएगा जब समय की बात हो रही हो, टाइम की बात हो रही हो। ठीक है। इनके साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इनमें नहीं छुपा हुआ है। ओके। अनलेस का मतलब होता है जब तक या जब तक कि नहीं, और अनटिल का मतलब भी होता है जब तक या जब तक कि नहीं, नहीं इनमें छुपा हुआ होता है। ठीक है। ध्यान ये रखना होता है कि अनलेस शर्त बताने के लिए यूज़ किया जाता है और अनटिल टाइम बताने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दिया गया है, ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, जब तक कि वह हार्ड वर्क यानी कि वह मेहनत नहीं करता है, जब तक कि वह मेहनत नहीं करता है। तो देखिए अनलेस का मतलब हो गया जब तक कि नहीं, तो यहाँ पर नॉट जो लगा है वो एक्स्ट्रा लगा है, फालतू में लगा है, वो नहीं लगना चाहिए था। और यहाँ पर देखिए जो अनलेस का यूज़ किया गया है, यहाँ पर शर्त की बात हो रही है, टाइम का ऐसा कोई मसला है नहीं, है ना। ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता जब तक वह मेहनत नहीं करेगा, जब तक वह मेहनत नहीं करेगा, यानी मेहनत करेगा तो सफल होगा, मेहनत नहीं करेगा तो सफल नहीं होगा। कंडीशन यहाँ पर शर्त बताई जा रही है। ओके। तो इसलिए यहाँ पर अनलेस का यूज हुआ है और नॉट का यूज नहीं होगा, इनकरेक्ट है। इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता, अनलेस जब तक कि नहीं, ही वर्क्स हार्ड। इस सेंटेंस को हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ही डज नॉट लिखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हमने अफर्मेटिव बना दिया। नॉट नहीं लगेगा तो डज भी तो हट जाएगा ना, और ही के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है तो एस लग गया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, अनटिल आई डू नॉट कम, जब तक कि मैं नहीं आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए समय बताया जा रहा है कि उस समय तक इंतजार करो जब तक मैं आ न जाऊँ। ठीक है। जब मैं वापस आऊँगा तब तक इंतजार करो, तो उस समय तक इंतजार करो। ठीक है। तो अनटिल का मतलब जब तक कि नहीं होता है, यहाँ पर जो नॉट लगा है वो फालतू में लगा है, एक्स्ट्रा लगा है, नहीं होना चाहिए। समय की यहाँ पर बात हो रही है इसलिए अनटिल लगा है, वो करेक्ट है, लेकिन नॉट नहीं लगना चाहिए था। तो ये हो जाएगा वेट हेयर, यहाँ पर इंतजार करो, अनटिल जब तक कि नहीं, आई कम मैं आता हूँ, जब तक कि मैं आता हूँ, यानी कि जब तक कि मैं नहीं आता हूँ, यहाँ इंतजार करो। ठीक है। इसके बाद अगला जो रूल है वो है लेस्ट के लिए। तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए यूज किया जाता है लेस्ट का। लेस्ट के साथ शुड का यूज करेंगे, मे का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस दिया गया है, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू मे नॉट फॉल, तुम गिर जाओ, इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेस्ट में आ जाता है कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है। तो और मे का भी यूज नहीं होगा, उसकी जगह शुड का यूज होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सेंटेंस, वॉक स्लोली, धीरे चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, यू शुड फॉल, ये रहेगा। बात समझ में आई?
नॉट नहीं लगेगा क्योंकि लेस्ट में कहीं ऐसा ना हो, ना छुपा हुआ है और मे की जगह पर शुड होना चाहिए। जब भी लेस्ट आएगा तो उसके साथ शुड आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस ये है कि रेगुलर पढ़ाई कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टडी रेगुलरली लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, नियमित पढ़ाई कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है देखिए, सपोज का मतलब होता है सोचो, कल्पना करो, इसके साथ इफ़ का यूज नहीं होता है। तो अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए सपोज इफ द प्रिंसिपल कम्स यू विल बी फाइंड। ठीक है, सोचो अगर प्रिंसिपल आते हैं, यू विल बी फाइंड, आप दंडित किए जाएंगे। तो ये गलत है, यहाँ पर इफ़ का यूज़ नहीं होगा, बल्कि सपोज को हम सपोजिंग लिख देंगे। सपोजिंग द प्रिंसिपल कम्स यू विल बी फाइंड। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सपोज के साथ इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके बजाय हम सपोज को सपोजिंग लिखकर सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही सिंटेक्स का हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन कंजक्शन के बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, यानी बहुत ढेर सारे और कंजक्शन हैं जिनको हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। तो उनकी अलग अलग हम एक वीडियो में एक ही कंजक्शन पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो 1 बाय 1 वो वीडियोज आती रहेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे अनटिल और अनलेस का मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल यहाँ पर दिया है, लेकिन ढेर सारे एग्जांपल मैं आपको और दूंगा ताकि वो क्लियर हो जाए। इसी तरीके से सपोज हो गया, लेस्ट हो गया, ओके, और ढेर सारे इसके अलावा इफ़ का यूज़ कहाँ पर होगा, अनलेस, इफ़ और अनलेस में क्या डिफरेंस है, अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है, और सपोज और इफ़ में क्या डिफरेंस है, वो सारी वीडियोस 1 बाय 1 मैं आपको देता रहूँगा आपके इसी चैनल पे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आगे जो ग्रामर की वीडियो आएंगी वो भी आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करके रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।